आयुर जो शब्द है, आयुर्वेद जो शब्द है बेसिकली दो शब्दों से बना हुआ है। आयु और वेद। तो आयु का मतलब आप समझते हैं जीवन। ठीक है। यहाँ पे आयु का मतलब उम्र का नहीं है। आयु आयु का मतलब यहाँ पे जीवन, उम्र से नहीं है, जीवन से है। और वेद का मतलब होता है, हालांकि जो वेद वाला शब्द है वहां तो विद, विद का मतलब होता है जानना, विद से निकला हुआ वेद। लेकिन यहाँ पर अगर जीवन को जानना भी बोल सकते हैं और जीवन का विज्ञान भी बोल सकते हैं, दोनों ही बात बोल सकते हैं आप। तो आयुर्वेद का मतलब हुआ जीवन का विज्ञान या जीवन को जानना। ठीक है। तो इस आयुर्वेद को जिन जिन किताबों से हमें पता चलता है कि आयुर्वेद क्या होता है और उनके लेखक कौन कौन से हैं, तो उसमें दो तीन किताबें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। हालांकि बहुत सारी किताबें हैं और बहुत सारे राइटर भी हैं, ऋषि मुनि हमारे हैं। बट उसमें जो मेन है, एक तो चरक है और एक सुश्रुत है। ये दो नाम बड़े फेमस नाम है। ठीक है। और इन्होंने जो पढ़ाया वो बेसिकली पूरे आयुर्वेद का, जो आज की डेट में हम जो भी आयुर्वेद पढ़ते हैं उसका सबसे बड़ा जो बेस है या सबसे अथॉरिटी जो किताब मानी जाती है वो इन्हीं दोनों ऋषियों की मानी जाती है। ठीक है। आयुर्वेद में और योग में कई जगह पे बहुत सारी समानताएं भी हैं। जैसे कि हाँ, जैसे हम अपने शरीर में हमने पंच प्राण पढ़े थे या पंच कोश पढ़े थे, तो वो सब चीजें जो कंसेप्ट है वो आयुर्वेद में भी मिलता है। वैसे ही आयुर्वेद में जो हम लोग मिताहार पढ़ के आए हैं वहां पर, तो मिताहार का वर्णन यानी आहार के बारे में आयुर्वेद में भी मिलता है। वैसे ही अगर आपने देखा होगा कि षटकर्म है, तो षटकर्म का पूरा का पूरा यहाँ पर भी मिलता है। यहाँ पे षटकर्म तो नहीं बोला जाता, यहाँ पे पंचकर्म के नाम से जाना जाता है, लेकिन उसमें बहुत सारे समान जो क्रियाएं हैं आयुर्वेद में मिलती है। लेकिन फर्क क्या होता है कि आयुर्वेद में उन्हीं क्रियाओं को करने के लिए औषधियों का प्रयोग किया किया जाता है। जैसे अगर वमन क्रिया करनी हो तो वहां पर हम तो अपनी मर्जी से कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन आयुर्वेद में उन्हीं क्रियाओं को करने के लिए औषधि पिलाई जाती है ताकि उसको उल्टी आ जाए। ठीक है ना। अब फर्क क्या है दोनों में। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि योग क्योर नहीं करता, योग प्रिवेंटिव है। ठीक है ना। अगर फर्क क्या है प्रिवेंटिव और क्योर में, क्योंकि अगर मान लो एक ऐसी अवस्था में एक मरीज आता है जो अपने आप उठ के कुंजल नहीं कर सकता, तो वो योग कैसे करेगा, यानी कुंजल वाली क्रिया तो नहीं कर सकता। तो उसको वहां पे ववन वाली क्रिया करवाई जाएगी जो कि आयुर्वेद से वर्णित है। ठीक है। तो उसको कोई जो औषधि उसमें लिखी गई है आयुर्वेद में वो पिलाई जाएगी, तब वो वमन कर पाएगा। तो इसीलिए जो योग है वो हमेशा प्रिवेंटिव है ना कि क्योर है। क्योंकि हम अब उस अवस्था में योग उस अवस्था में ही करते हैं जिस अवस्था में हम कर पाते हैं। लेकिन एक ऐसी अवस्था भी तो आ सकती है जब हम योग नहीं कर पाएंगे, तो उस अवस्था में वो मेडिसिन वाला पार्ट काम करता है। ठीक है। वहां पे आयुर्वेद काम करेगा, वहां पे एलोपैथी काम करेगा। ठीक है। तो इसलिए दोनों चीजों में फर्क है। तो कुछ जगहों पे जो हमारा योग है वो क्योर का काम कर सकता है, लेकिन हर जगह क्योर का काम नहीं करेगा, उपचार का काम नहीं करेगा। प्रिवेंटिव का काम करेगा, रोकथाम का काम करेगा, वहां तक जाने का काम नहीं करेगा। ठीक है ना। तो मैं स्लाइड शेयर करता हूँ मैं, और हम चीज़ों को थोड़ा समझेंगे कि आयुर्वेद के क्या क्या लिखा गया है।
एक मिनट होल्ड कीजिए। स्लाइड आ नहीं रही लाइन पे। हाँ, स्लाइड दिखाई दे रही है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। थोड़ा सा मैंने इसको बड़ा कर दिया और ताकि और थोड़ा अच्छा नजर आएगा आपको। तो जैसा कि मैंने बताया कि आयुर्वेद शब्द की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत के दो शब्द आयु जमा वेद। तो जो आयुर बोलते हैं ना, र जहाँ पे निकलता है बेसिकली वो र नहीं होता। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं विसर्ग, ठीक है। तो वो विसर्ग जो है र में बदल जाता है जब जब उनका दोनों शब्दों को मिला दिया जाता है तो वो उसमें र का साउंड देता है वो। और बेसिकली होता भी र है, ठीक है, आधा र होता है। तो आयु शब्द का अर्थ है जीवन और वेद का अर्थ है जानना या विज्ञान। दोनों ही मतलब होता है, वेद का मतलब जानना भी है और वेद का मतलब विज्ञान भी है। तो आयुर्वेद का अर्थ हुआ जीवन को जानना या जीवन का विज्ञान। अब जो जो हमारे जो मेन महर्षि रहे हुए हैं आयुर्वेद के, वो कौन कौन रहे हुए हैं? एक है धन्वंतरी। धन्वंतरी बेसिकली भगवान है, वो गुरु नहीं है। आयुर्वेद के जो सबसे पहले जिनके द्वारा आयुर्वेद निकला वो धन्वंतरी थे। और धन्वंतरी की उत्पत्ति जब समुद्र मंथन हुआ था तो वहां से धन्वंतरी निकले थे, औषधियों को लेकर या आयुर्वेद को लेकर। उनके बाद जो सबसे ज्यादा आयुर्वेद को बढ़ाने वाले जो गुरु हुए उनका नाम चरक, उसके बाद सुश्रुत और उसके बाद वाग्भट। ये लोग हैं। धन्वंतरी बेसिकली भगवान माने जाते हैं, अवतार माने जाते हैं जो कि समुद्र मंथन से निकले थे। बाकी जो चरक है, सुश्रुत है और वाग्भट है, ये लोग प्रैक्टिशनर थे और इन्होंने आयुर्वेद के ऊपर किताबें लिखी और अपने प्रैक्टिसेस उसमें बताई। अब प्रमुख रचनाएं का मतलब क्या होता है? जो किताबें जो हम पढ़ते हैं, जो जो आयुर्वेद के बारे में जो किताबें मिलती हैं वो है चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदयम, ठीक है। ये तीन किताबें हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इनके अलावा भी है किताबें, बट ये तीन किताबें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चरक संहिता जो लिखी थी वो चरक ने लिखी, महर्षि चरक ने लिखी। और महर्षि सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी और वाग्भट ने अष्टांग हृदयम लिखा। ठीक है। अब जैसा कि हमने योग की जब हम बात कर रहे थे तो वहां पर भी हमने पांच महाभूतों की बात करी थी कि भाई जो पूरा जो सृष्टि है पांच महाभूतों से बनी हुई है। तो उसमें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की बात करी थी। तो वो पांचों मूल तत्वों की बात आयुर्वेद भी मानता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, योग में और आयुर्वेद में बहुत सारी समानताएं हैं। तो वो समानताएं करने की दृष्टि से तो नहीं, लेकिन थियोरेटिकल बेस में बहुत कुछ मिलता जुलता है। तो जो पांच तत्वों की बात योग करता है वही नहीं, पांच तत्वों की बात आयुर्वेद भी करता है। तो अब हम यहाँ पे हम ये पढ़ते हैं कि जो तत्व है उसके क्या क्या गुण होते हैं और उनका शरीर के किन किन हिस्सों में उसका स्थान माना जाता है आयुर्वेद के अनुसार। ठीक है ना? तो दोनों का मिक्स मत करना। अगर आयुर्वेद में जो हम पढ़ रहे हैं वो थोड़ी सी भिन्न हो सकता है जो अगर हमने कभी योग में पढ़ा होगा इसी चीज को। तो हो सकता है कि कुछ चीजें डिफरेंस हो, तो आपने उसी हिसाब से याद रखना है। तो पहला तत्व क्या है? आकाश, ठीक है, जिसको स्पेस बोला जाता है। तो इसका गुण क्या होता है? गुण यही होता है कि ये रिक्त होता है। हालांकि साइंटिफिक वे में माना जाए तो रिक्त नाम की कोई चीज होती नहीं है। उसको वैक्यूम बोला जाता है। आकाश अपने आप में वैक्यूम नहीं होता, लेकिन देखने की दृष्टि से वो हमेशा रिक्त स्थान होता है। तो
रिक्त स्थान कहाँ कहाँ होता है हमारे शरीर में? कान में होता है और कोशिकाओं के बीच में होता है। कोशिकाएं मतलब जो सेल की बात कर रहे हैं हम, जो ह्यूमन सेल होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ पे रिक्त स्थान हो सकता है, लेकिन आयुर्वेद में ये दो स्थानों को बोला गया है। हालांकि जो रिक्त स्थान होता है हमारे पेट में भी हो सकता है, जहाँ पे हमने बात करी थी कि एक एक चौथाई पेट को खाली रखना है हवा के लिए। ठीक है ना, तो बात अगर वहां पे हवा नहीं है उस वक्त में, तो उस वक्त रिक्त स्थान होगा। ठीक है ना। तो दो जगहों पर इसकी जगह बताई गई है, कान के अंदर और कोशिकाओं के बीच में। लेकिन अगर कान को देखा जाए ढंग से, तो वहां पे वायु मिल सकती है। ठीक है ना, वायु मिल जाएगी, और बिना वायु के आपको आवाज सुनाई नहीं देगी, क्योंकि आवाज को ट्रेवल करने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए होता है। वैक्यूम के अंदर साउंड कभी ट्रेवल नहीं कर सकता, ये साइंस मानता है। तो इसलिए वहां पे वायु है, लेकिन उसके अंदर वाला जो हिस्सा है जहाँ से वो ट्रेवल करता है साउंड, वो ट्रेवल करता है वाहिकाओं के थ्रू, ना कि एयर के थ्रू। ठीक है, वो कंपन के थ्रू जाता है। दूसरा है जो तत्व है उसे कहते हैं हम वायु, यानी कि एयर। तो उसका गुण क्या है? वो है इस गति, यानी कि मोशन। तो ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? ये पाया जाता है श्वास के अंदर और रक्त संचार के अंदर। ठीक है, तो श्वास का मतलब क्या होता है? श्वास तो आप जानती हैं, सारा काम ही वायु से होता है। और रक्त संचार में भी वायु होती है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो बेसिकली जो मेन कंपोनेंट है वायु का यही दो होते हैं। इसलिए वायु के अंदर जो रक्त के अंदर भी हम मतलब आयुर्वेद मानता है कि वहां पर भी वायु विचरती है। थर्ड है अग्नि। तो अग्नि के दो मतलब निकलते हैं। एक तो होते हैं गर्मी। ठीक है, उसका गुण क्या होता है? कोई भी आग जो होती है उसका एक गुण होता है गर्म होना। और जो आयुर्वेद मानता है वो मानता है पाचन, यानी जो हमारे जो शरीर में जो पाचन क्रियाएं हैं उसको वो अग्नि बोलते हैं। ठीक है, अभी हम नीचे पढ़ेंगे कि अग्नि के भी कई प्रकार होते हैं, तो वहां पे हम पढ़ेंगे। तो पाचन अग्नि और आंखों की दृष्टि। ठीक है, यहाँ पे ये दो स्थान है जहाँ पे वो अग्नि पाई जाती है। फिर उसके बाद है जल। तो जल के अंदर क्या होती है? जो गुण होता है तरलता होती है, लिक्विडिटी होती है। ठीक है ना, बहने की उसके अंदर गुण होता है, बहता है वो। तो ये अगेन कहाँ पे पाया जाता है? ये रक्त में पाया जाता है, ब्लड के अंदर, लार के अंदर, अब बलगम के अंदर, बलगम जिसको हम जैसे मुझे अभी खराश हो रही है, तो वो चीज़ बलगम के वजह से ही होती है। ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी। पृथ्वी का मतलब क्या हो गया? पृथ्वी का मतलब यहाँ पे भूमि की बात करी जा रही है, मिट्टी की बात करी जा रही है, अर्थ की बात करी जाती है। ठीक है, तो इसमें जितनी भी ठोस वस्तुएं जमीन पे आपको दिखाई दे रही है, वो सब पृथ्वी माना जाता है। पृथ्वी का मतलब पूरे इस पृथ्वी की बात नहीं हो रही है, इसके कंपोनेंट की बात हो रही है। ठीक है ना, जो जो जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं, पृथ्वी तो ये अपने आप में पृथ्वी है ही इसका नाम। बट यहाँ पर उस इस पूरी पृथ्वी की इस पूरे उसकी बात नहीं करी जा रही, उसके कंपोनेंट्स की बात करी जा रही है, कि पृथ्वी जिन चीज़ों से बनी हुई है उसकी बात करी जा रही है। ठीक है, तो वो कहाँ कहाँ पाई जाती है? हड्डियों में और मांसपेशियों में, क्योंकि हड्डियां और मांसपेशियां हमेशा ठोस वस्तुओं से ही बनती है, जैसे कि कैल्शियम वगैरह वहाँ पे जरूरत पड़ती है। अब आयुर्वेद का एक और जो महत्वपूर्ण अ, जो सब्जेक्ट है वो है त्रिदोष। ठीक है, त्रिदोष का मतलब क्या होता है? कि हमारा जो शरीर है तीन दोषों में बांटा गया है, वात पित्त और कफ। ठीक है, वात पित्त और कफ। तो वात पित्त और कफ, लेकिन ये वात पित्त कफ जो जो शरीर में पाया जाता है आयुर्वेद के हिसाब से, जो शरीर की बीमारियों को चलाता है, या उसके उसके ऊपर नीचे होने से जो बीमारियां पैदा होती है, उसको वात पित्त और कफ बोलते हैं। तो वात कैसे बनता है? वायु और आकाश को मिला के वात बनता है। ठीक है, और इसका क्या काम होता है? गति, संचार और तंत्रिकाएं, ये तीन जगह इसका वात जो दोष होता है। दोष जब शब्द बनेगा जब वो इम्बैलेंस होगा, अदरवाइज ये उस वक्त तक दोष नहीं कहलाएगा। उस वक्त तो ये जब तीनों बैलेंस रहते हैं तो वो जीवन का चला रहे होते हैं, और जैसे ही वो इम्बैलेंस होते हैं तो वो दोष में बदल जाते हैं। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट है पित्त। तो पित्त कब बनता है?
जब अग्नि और जल, यानी कि शरीर की अग्नि और जल जब आपस में मिल जाते हैं, तब वो पित्त दोष बनाते हैं। वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? पाचन में, गर्मी में, और बुद्धि में काम आता है वो। नेक्स्ट है कफ। ठीक है, तो कफ कब बनता है? जब जल और पृथ्वी, यानी कि तरल पदार्थ और ठोस पदार्थ जब आपस में मिल जाता है, तो वो कफ दोष का संरचना करता है। तो वो कहाँ कहाँ मिलता है? संरचना में, संरचना मतलब बॉडी के बिल्डअप में काम करता है, स्नेहन में काम करता है। स्नेहन का मतलब होता है चिकनाई, ठीक है ना। और प्रतिरोधक शक्ति, यानी कि प्रतिरोधक शक्ति में, इम्यूनिटी में वो काम आता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जब तीनों दोष सम रहते हैं तो आरोग्य होता है। आरोग्य मतलब आप सही रहते हो। और जैसे ही ऊपर नीचे विषम हो जाते हैं, यानी कि इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, उससे पहले रोग उत्पन्न नहीं होता। अब वही जो शब्द हमने अग्नि की बात कर रही थी कि अग्नि क्या होता है, तो अग्नि मुख्य रूप से तीन मानी गई है। ठीक है, हालांकि वो 13 होती है, लेकिन उसमें से तीन मुख्य होती है। ठीक है, अग्नियाँ आयुर्वेद के हिसाब से 13 होती है, लेकिन उसमें तीन जो है वो मुख्य होती है। पहली होती है जठराग्नि। ठीक है, जो पेट की अग्नि, जो पेट की जो अग्नि होती है, यानी जो डाइजेशन के काम आती है, उसको बोलते हैं जठराग्नि। वो भोजन को पचाती है। दूसरी होती है धात्वाग्नि। धातु और अग्नि दोनों को मिला के धाताग्नि बनी है। तो जो हमारे शरीर में धातुएं होती है, अभी अब नीचे सप्त धातु आएगा, वहां पे आपको समझ में आएगा कि धातु क्या होते हैं। तो उसको भी डाइजेस्ट करने के लिए, या उसको एब्जॉर्ब करने के लिए एक अग्नि चाहिए होती है, उसको बोलते हैं धाताग्नि। तो वो धातुओं को, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि डाइजेशन के बाद ग्लूकोज वगैरह ब्रेक करके हमारे शरीर में जाता है। तो एक एक तो प्रोसेस होता है डाइजेशन, और उसके बाद उस डाइजेशन के बाद जो चीज़ें मिलती है उसको ब्रेक करके शरीर में एब्जॉर्ब करना, वो धाताग्नि बन जाता है। ठीक है, उसके बाद है भूताग्नि। भूताग्नि का मतलब पंच महाभूतों की पाचन शक्ति, यानी कि जो पांच महाभूत है, आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी, तो उनको भी डाइजेस्ट करने के लिए आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो अग्नि चाहिए उसको बोला जाता है भूताग्नि। ठीक है, अब हमारे शरीर में, हमारा जो शरीर है 7 धातुओं से मिलके बना है। अभी मेरे 5-6 दिन पहले भी किसी ने ये शेयर किया था आपके ग्रुप में कि वो क्या क्या होती हैं 7 धातुएं। 7 धातुओं का मतलब क्या होता है कि जो अभी हम 9 बॉडी के जो हम बात पढ़ के आए ना, 9 मेजर सिस्टम, तो आयुर्वेद में वही 9 जो मेजर सिस्टम है उनको सप्त धातु के रूप में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 बोला जाता है, वहाँ पे 9 भी है, 11 भी है, लेकिन आयुर्वेद में 7 मानी जाती है। तो 7 कौन कौन सी चीजें होती हैं? हालांकि जरूरी नहीं है कि जो इसका इंग्लिश में जो रूपांतर दिया गया है वो एग्जैक्ट हो, बट उसके साथ जब को रिलेट किया जाता है तो यही माना जाता है कि जो पहली जो धातु है उसको बोला जाता है रस। तो रस जो है उसको बेसिकली प्लाज्मा बोलते हैं। तो क्या काम है प्लाज्मा? आपको पता है कहाँ पाया जाता है? ब्लड के अंदर पाया जाता है ना। तो वो, उसका काम क्या है? पोषण और तरलता, यानी शरीर को पुष्ट करना, और उसकी लिक्विडिटी बहने का काम आता है। तो हमने देखा है कि रक्त बेसिकली बहता ही रहता है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें रहती हैं, और पूरे बॉडी में वो उनको ले लेके घूमता रहता है, जहाँ जहाँ जरूरत है उनको लेके जाता रहता है। प्लाज्मा का यही काम है। ठीक है, रक्त। तो तो प्लाज्मा, जो ब्लड का जो कंपोनेंट है उसी में प्लाज्मा भी होता है, और एक एक कंपोनेंट उसका ब्लड अलग हो जाता है। तो यहाँ पे आयुर्वेद में प्लाज्मा को अलग और रक्त को अलग माना गया है। हालांकि एलोपैथी में भी प्लाज्मा आजकल अलग ही माना जाता है, और ब्लड के कंपोनेंट अलग माने जाते हैं, क्योंकि दोनों को अलग अलग करके भी निकाला जा सकता है, यानी कि सेपरेट किया जा सकता है प्लाज्मा को और ब्लड को। ठीक है। तो रक्त किस काम आता है? प्राण वायु के संचार में। तो यहाँ पे प्राण वायु की जगह आप कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, ऑक्सीजन मान लें, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा कि भाई जो ब्लड है ऑक्सीजन को ट्रेवल करता है। ठीक है, नेक्स्ट है मसल्स। तो मसल्स को अ, हम लोग आयुर्वेद में मांस बोलते हैं। ठीक है, मांस। तो मांस का क्या है? शरीर को रूप देता है, ये हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं जब एनाटॉमी पढ़ रहे थे। दूसरा है मेद। तो
अब ये जो मैंने मेद जो शब्द है, मेद शब्द से क्वेश्चन आता है, क्योंकि मेद अधिकतर हम लोग पढ़ते नहीं है, तो मेद के बारे में कई बार आ जाता है कि मेद क्या होता है। तो मेद बेसिकली फैट होता है, जिसको हम फैट बोलते हैं। उसी को संस्कृत में बोल लीजिए, आयुर्वेद में बोल लीजिए, उसको मेद बोला जाता है। तो ये किस काम आता है? स्नेहन के और उष्णता के, गर्मी के। पांचवा जो रस है या धातु है, उसको बोलते हैं अस्थि, यानी कि बोन। तो बोन क्या देता है? संरचना देता है और स्थिरता देता है, यानी कि स्टेबिलिटी देता है और बॉडी का कंस्ट्रक्ट करता है। नेक्स्ट है मज्जा। ठीक है। तो मज्जा बेसिकली क्या हुआ, जिसे हम बोन मैरो बोलते हैं इंग्लिश में, उसी को यहाँ पे मज्जा बोला जाता है। ठीक है, बोन मैरो। और दूसरा नाम इसका नर्व भी है, जो नर्वस सिस्टम है, उसको भी मज्जा ही बोला जाता है। दोनों में बोन मैरो वाला। हालांकि अगर एलोपैथी की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों में काफी अंतर है। बोन मैरो में और नर्व में काफी फर्क है। बट आयुर्वेद के हिसाब से मज्जा दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। और लास्ट है, उसको बोलते हैं शुक्र। शुक्र का मतलब होता है जो जो हमने एलोपैथी में, इंडोक्राइन सिस्टम में जो हमने पढ़ा था, तो जो स्पर्म और एग, ठीक है, उन दोनों को मिला के यहाँ पे शुक्र बोला जाता है। हालांकि शुक्र बेसिकली स्पर्म को ही बोला जाता है, लेकिन कई कई बोलने की दृष्टि में या समझने की दृष्टि में दोनों ही रिप्रेजेंट करता है शुक्र। ठीक है। इसके बाद जो सबसे आखिरी में, जब ये सारी चीजें सही होती है, सप्त धातु सही होती है, तो आठवां जो होता है उसे बोलते हैं ओज। ओज का मतलब क्या होता है कि आपके जो शरीर में कांति आती है, चमक आती है, उसको ओज बोला जाता है। तो ओज के कई मायने होते हैं। एक तो देखने में जो कांति आती है वो, और एक इंटरनल जो, जिसको हम अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से पढ़ें, तो वो जो दूसरा वाला जो ओज होता है, चमक जो जिसे बोलते हैं, वो बिना दिखे भी एक ओज होता है। ठीक है ना। तो वो उसको बोला जाता है, इन सातों धातुओं के पुष्ट होने के बाद ओज निकलता है शरीर से। तो आयुर्वेद में जैसा कि हमने योग में ही पढ़ा था, वहां पर पांच प्राण पाए जाते हैं। यहाँ पर भी पांच प्राण है। ठीक है ना। प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। तो सेम यहाँ पर भी वैसे ही है। तो पहला जो है उसको यहाँ पर भी प्राण बोला गया है। ठीक है। तो इसका यहाँ पे जो जगह दी गई है, सेम जैसे वहां पर हमने पढ़ा था, नासिका से हृदय तक। ठीक है ना। जैसे मैंने बताया था ना, एक एक बिलांत के ऊपर एक एक वायु पाई जाती है, तो नाक से लेकर और आपके हृदय प्रदेश तक एक हो गया। ठीक है। और ये इसमें चक्रों का भी है, आयुर्वेद में भी चक्रों की चर्चा होती है। तो अनाहत चक्र इसी वाले प्रदेश में पाया जाता है जहाँ पे प्राण की में स्थिति होती है। ठीक है। इसका काम क्या है? सभी को पता है कि ऑक्सीजन को ट्रेवल करता है, ऑक्सीजन को ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। ये इसका काम है। नेक्स्ट है अपान प्राण। ठीक है ना। अपान जो वायु है, उसको बोला जाता है, इसकी स्थिति का है नाभि से पैरों तक। ठीक है। नाभि से पैरों तक। हालांकि हमने उसमें बोला था कि नाभि से लेके और जननांगों तक ही अपान माना जाता है, लेकिन आयुर्वेद में पैरों तक बोला गया है। ठीक है। तो इसका मेन काम क्या है? गुदा व जनेंद्रियों पर इसी प्राण का नियंत्रण होता है। और मूलाधार जो चक्र है वो इसी के अंतर्गत आता है। तो कार्य क्या है इसके? मल मूत्र त्याग, दूषित वायु का निष्कासन, और जो रिप्रोडक्शन का जो सिस्टम है मेल फीमेल का, दोनों अपान वायु के अंडर में आता है। नेक्स्ट है समान। समान, समान तो ये है कि आपके नाभि प्रदेश में होता है, और इसका जो काम होता है वो डाइजेशन का होता है। दोनों जगह यही लिखा हुआ है। अब आता है उदान। उदान प्राण क्या होता है? उदान प्राण का स्थान कंठ से सिर तक होता है। ठीक है ना। कंठ से लेके सिर तक, ऊपर की तरफ। ठीक है। टॉप में, ऊपर, ऊ से ऊपर, ऊ से उदान। ठीक है। और यहाँ पे विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र है यहाँ पे गले में। ठीक है। तो ये उसके अंतर्गत आता है विशुद्धि चक्र में। तो इसका काम क्या है? कंठ से मस्तिष्क तक के कार्य इसी के नियंत्रण में आता है, जैसे कि बोलना, सुनना इत्यादि जो भी हम कार्य करते हैं वो उदान के
उसमें आता है ये। ठीक है, और ये ना जो मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूँ बेसिकली ये एक पीपीटी फाइल है। तो ये आपको शेयर कर दी जाएगी। ठीक है ना। सॉरी, पीपीटी बोल रहा हूँ मैं, ये पीडीएफ फाइल है। इसको मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा मैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। ये एज इट इज आपको ग्रुप में मिल जाएगी। तो नेक्स्ट है व्यान। तो व्यान का मतलब होता है, व्यान शब्द को कैसे याद रख सकते हैं, व्यान से व्याप्त भी निकलता है। व्याप्त जैसे बोलते हैं चारों तरफ व्याप्त है भगवान, तो वैसे ही जो व्यान वायु है हमारे पूरे शरीर में, जो वायु पूरे शरीर में एक साथ समान है, उसको हम व्यान बोलते हैं। तो इसका क्या काम होता है, ट्रेवलिंग, यानी कि जो जितना भी ट्रेवलिंग का काम है शरीर के अंदर, वो सारा व्यान के अंतर्गत आता है। अब उसके बाद पांच जो है उप प्राण भी होते हैं। उप प्राण का मतलब होता है इन्हीं प्राणों के साथ साथ इनके कुछ उप प्राण भी पाए जाते हैं। तो जैसे कि नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। तो इनके अपने अपने नाम भी है और इनके भी अपने अपने जगह होते हैं। तो नाग नाग उप प्राण कहाँ पाया जाता है, ये कंठ से मुख तक पाया जाता है, और इसका मेन काम क्या है, डकार तथा हिचकी। ठीक है। तो ये जो उप प्राण है, इनको आपने अच्छी तरीके से याद करना, ये दोनों जगह आपके काम आएंगे। आपके आयुर्वेद में भी काम आएगा, और साथ में ही आपका अगर योग वाला जो सब्जेक्ट है उसमें भी ये काम आएगा। सेम वहां पर भी यही आता है कि जो उप प्राण है उनके क्या क्या काम है। तो नाग का जो काम होता है वो डकार तथा हिचकी है। ठीक है। उसके बाद जो कुर्म है, तो कुर्म को जो कुर्म की जो जगह है वो कहाँ पर है, वो नेत्र के गोलक, यानी कि जो हमारा नेत्र है, ये वाले नेत्र वाले हिस्से में है। तो इसका क्या काम होता है, पलक को झपकाना। ठीक है। इसका मेन काम होता है कुर्म का। ठीक है, इसको कई जगह निमिष भी लिखा जाता है। उसके बाद है क्रिकल। तो क्रिकल जो है छींकना, इसके काम आता है। जो हम छींकते हैं वो बेसिकली इसी के काम आता है। और ये कहाँ पे पाया जाता है, ये समान प्राण का उपप्राण है। समान मतलब जो जो डाइजेशन वाला है उसकी बात कर रहे हैं, तो उसका ये उपप्राण है। ठीक है। देवदत्त। देवदत्त, उसके क्या काम है, जम्हाई, उबासी तथा निद्रा, ये इसके उपप्राण है, और ये उदान का उपप्राण कहलाता है देवदत्त। ठीक है। और धनंजय। धनंजय व्यान का, व्यान प्राण का उपप्राण है, और ये पूरे शरीर में ऊर्जा देता है। और इसके बारे में प्रसिद्ध है, या सबसे ज्यादा जरूरी जानने वाली ये है कि ये मरने के बाद भी कुछ घंटे तक या कुछ समय तक, घंटे नहीं बोलते हम, कुछ समय तक ये शरीर में रहता ही रहता है। ठीक है। इसको बोला जाता है धनंजय। सर हाँ जी। सर जम्हाई के क्या मतलब है? जम्हाई मतलब जैसे नींद आती है तो आप क्या करते हैं, ध्यान। है ना। उबासी या जम्हाई जो लेते हैं, जैसे उठते हैं तब आप क्या करते हो, आप जैसे सो के अंग्रेज उठते हो अंग्रेज तो बोल सकते हैं। योनी योनी। हैं, अंग्रेज बोल सकते हैं। अंगड़ाई लेते हैं ना, जम्हाई लेते हैं जैसे नींद आ रही होती योनिंग है करना मतलब। है ना। यॉर्निंग। जोनिंग, हाँ। तो वही चीज है जम्हाई उबासी। ठीक है। अब हमारे शरीर के अंदर तीन मल होते हैं। शरीर के अंदर तीन मल होते हैं। इसको इसी तरीके से याद करिएगा, मूत्र, पुरीस और स्वेद। ये लास्ट टाइम जो बच्चे जिन्होंने अभी एग्जाम दिया है वहाँ पे गलत करके आ गए थे बच्चे। वो वहाँ पे उनको स्वेद लिखना था तो उसको उन्होंने पुरीस कर दिया था। ठीक है। तो ये इसी शब्द में याद रखिएगा, मूत्र मतलब यूरिन, पुरीस मतलब स्टूल। ठीक है। और स्वेद मतलब पसीना। ये तीन चीजें होती हैं, तीन मल होते हैं। ठीक है ना। जो हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो पढ़ा था ना हमने, वही चीज यहाँ पर भी है। तो वहां पर भी हमने तीन पढ़े थे। तो मूत्र, पुरुष और स्वेद। हालांकि एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है, बट यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ पे मूत्र, पुरुष और स्वेद शब्द लिखा हुआ है। अब एक हमारे आयुर्वेद में एक शब्द आता है दिनचर्या और ऋतुचर्या। इसका क्या मतलब होता है, तो ऋतुचर्या क्या का कुछ मतलब होता है कि ऋतुओं के हिसाब क्या से अपना रहन सहन आयरन? करना, या खाना खाना, या अपने जीवन को बिताना, ये ऋतुचर्या कहलाता है। और दिनचर्या का मतलब होता है कि एक दिन के अंदर किस समय पर क्या काम करना है, बेसिकली जिसे हम टाइम टेबल बोलते हैं ना, नॉर्मल भाषा में हम टाइम टेबल बोलते हैं।
वो आयुर्वेद के हिसाब से उसे दिनचर्या बोला जाता है। ठीक है। तो किस समय क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, ठीक है, कब खाना है, कब क्या करना है, एक पूरा टाइम टेबल होता है, तो वो दिनचर्या कहलाता है। और ऋतुओं के हिसाब से क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, वो ऋतुचर्या कहलाता है। तो ये देखिए, ये पूरा का पूरा दिनचर्या सबसे पहले लिखा हुआ है। दिनचर्या क्या है कि सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त मुहूर्त में उठना चाहिए। ठीक है। उसके बाद क्या करना चाहिए, ऊष्पान करना चाहिए। ऊष्पान का मतलब जो तांबे का या पीतल का, तांबा ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तांबे के लोटे में पानी रखा हो, उसको पीना ऊष्पान कहलाता है, सुबह सुबह उठना। फिर उसके बाद तीसरा काम क्या होना चाहिए, मल मूत्र त्याग करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद धावन कार्य, धावन का मतलब होता है दातुन करना, मंजन मुंह जीभ साफ करना। ठीक है। उसके बाद एक गंडूस क्रिया होती है या कमल क्रिया भी होती है। वो क्या होता है, जब मुंह में क्या कहते हैं अपना, तेल भरकर या नीम त्रिफला आदि से गरारे करने चाहिए। कुछ औषधियाँ भी मिलाई जाती है जो आयुर्वेद में मिलता है, या गर्म पानी से भी गरारे किए जाते हैं। उसको गंडूस क्रिया या कमल क्रिया बोला जाता है। उसके बाद क्या होता है हालांकि यहाँ पे अ, नस्य क्रिया, अगर सीक्वेंस में देखेंगे तो सीक्वेंस में आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा कि नस्य क्रिया पहले बाद में आई है, और देव पूजन और इस स्मरण पहले क्यों आ गया। वो इसलिए होता है क्योंकि नस्य क्रिया डेली तो नहीं की जाती। ठीक है ना, वो हमेशा नहीं की जा सकती है। जरूरत है तो कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। ठीक है ना। तो इसलिए देव वाला पहले आ गया और नस्य वाला बाद में दे दिया है। उसके बाद अभ्यंग होता है। अभ्यंग का मतलब होता है मालिश करना। ठीक है। पूरे शरीर की मालिश करना अभ्यंग कहलाता है। उसके बाद है व्यायाम। तो व्यायाम भी कई बार क्या होता है कि सीक्वेंस में देखेंगे तो वो देव पूजन से पहले भी आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। व्यायाम का टाइम आपका अलग भी हो सकता है, शाम को भी हो सकता है और सवेरे भी हो सकता है। तो इसलिए व्यायाम को नीचे में रखा गया है। जरूरी नहीं कि सवेरे ही कर रहे हैं। हो सकता है कि भैया पहले आप पूजा कर लें, उसके बाद व्यायाम कर लें, क्योंकि पूजा और व्यायाम का कोई सीक्वेंस नहीं है। ठीक है ना। व्यायाम कभी की जा सकती है और पूजा भी उससे पहले या बाद में कभी भी की जा सकती है। उसके बाद व्यायाम, योगासन और ध्यान ये कर सकते हैं। क्षौर कर्म, क्षौर कर्म भी क्षौर कर्म का मतलब दाढ़ी मूछ वगैरह बनाते हैं जैसे हम लोग, या महिलाओं के लिए ब्यूटी पार्लर समझ लीजिए। तो वो क्षौर कर्म भी सीक्वेंस में देखेंगे तो अटपटा लगेगा। तो इसलिए अटपटा लगेगा कि ये चीज़ें डेली तो की नहीं जा सकती, या की भी नहीं जाती, या कोई लोग करता भी नहीं है। डेली कोई डेली बाल तो बनाता नहीं है, दाढ़ी डेली बनाई जा सकती है जिनको ऑफिस में जाना है। लेकिन पहले लोग दाढ़ी रखते थे, और उसकी कटिंग वटिंग थोड़ा बहुत ट्रिमिंग बाद में करते रहेंगे, इसलिए सीक्वेंस में ऊपर नीचे आएगा। तो जैसा जिस सीक्वेंस में लिखा है उसी सीक्वेंस में हम पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे सीक्वेंस सीक्वेंस का कोई वो नहीं है कि भाई सीक्वेंस अलग अलग क्यों है, ऐसा कोई सवाल भी नहीं आता। ठीक है। उसके बाद है उद्वर्तन। उद्वर्तन का मतलब होता है उबटन। उबटन कई तरीके से होता है, कई तरीके से मतलब आपने देखा होगा हल्दी का उपटन होता है। ठीक है। बेसन का भी उपटन होता है, तेल का भी उपटन होता है। इस तरीके से बहुत सारे उपटन होते हैं। उसके बाद है स्नान। अब देखेंगे ये स्नान बहुत नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है। तो स्नान इसलिए नीचे की तरफ है क्योंकि सीक्वेंस के हिसाब से, अगर जैसे क्षौर कर्म कर रहे हैं तभी बाद में नहाना होता है, उपटन कर रहे हैं तभी बाद में नहाना होता है। अगर जैसे आपने व्यायाम वगैरह कर लिया तब भी बाद में नहाया जा सकता है। ठीक है ना। या अभ्यंग कर रहे हैं तो भी बाद में नहाया जा सकता है। तो इसलिए स्नान नीचे की तरफ आया हुआ है। उसके बाद ये सारा काम करने के बाद आहार है। ठीक है। आहार बिल्कुल आराम से बैठ के किए जाने वाला काम है, बिल्कुल रिलैक्स होके। और प्रकृति के हिसाब से आपने खाना है। उसमें आपने पूरा ये ध्यान रखना है कि 6 रस होते हैं। ठीक है। षड रस बोले जाते हैं। क्या क्या होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कसाय। ठीक है। ये सारे के सारे इसके अंदर समाहित होने चाहिए। तो समाहित का मतलब है कि अगर ये 6 रस लेंगे तो 6 प्रकार की आपकी भोजन की तत्व भी मिल जाएंगे। तो 6 रस का मतलब 6 प्रकार के तत्व हो गए, यानी कि जिसे हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। तो यहाँ पे बैलेंस डाइट को रस से कंपेयर किया गया कि 6 प्रकार के रस, तो यानी कि बैलेंस डाइट हो गया।
फिर उसके बाद सबसे आखिरी में आपने जो जाना है वो जीविकोपार्जन के लिए जाना है, यानी कमाने धमाने जाओ और आके रात्रि में 7-8 घंटे आराम से सो जाओ। क्लियर? उसके बाद है ऋतुचर्या। ऋतुचर्या में जो 6 ऋतु होती है हमारे हिसाब से, जो हमारी वैदिक जो ऋतु वो होती है उसके हिसाब से 6 ऋतु होती है। कौन कौन सी है? अ, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। छह ऋतु होती है, और इन्हीं ऋतुओं के हिसाब से हमारे को खाना खाना चाहिए कि किस समय पे क्या खाना है और क्या नहीं खाना। इसमें ऐसा हम अपने योग में भी पढ़ के आए हैं, जहाँ पे पथ्य और अपथ्य शब्द जो आया था, सेम वही चीज यहाँ पर भी अप्लाई होती है कि पथ्य और अपथ्य क्या है। बट वहाँ फर्क क्या है कि ये आयुर्वेद के हिसाब से पथ्य अपथ्य कहलाएगा, और वहाँ पे योगी के अनुसार, योग के अनुसार था। बस इतना ही फर्क आएगा। और लास्ट में जो 3 उपस्तंभ माने जाते हैं, उपस्तंभ का मतलब क्या होता है? आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ये लास्ट टाइम बच्चों के एग्जाम में आया था कि आयुर्वेद में 3 उपस्तंभ क्या होते हैं। हालांकि वहां पे उन्होंने स्तंभ शब्द लिखा था, लेकिन ये उपस्तंभ होता है। ठीक है ना? तो उपस्तंभ में आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य होता है। तो आहार का मतलब वही जो हम खाना खाने की जो बातें करते हैं, ऋतुचर्या के हिसाब से, दिनचर्या के हिसाब से मिताहार होना चाहिए, और 6 रसों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो उसको आहार बोला जाता है। और निद्रा, निद्रा आपकी नींद की बात की जाती है कि नींद जो है आपको पूरे समय मिलनी चाहिए, यानी कि 7 से 8 घंटे आपको पूरी नींद मिलनी चाहिए, उसको बोला जाता है निद्रा। और ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि जो आप अपने जीवन के अंदर हर प्रकार से आपने संयमित जीवन जीना है, उसको कहा जाता है ब्रह्मचर्य। ठीक है ना? ये हमेशा ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं होता कि भाई आप जो इंटर कर्ज होता है सिर्फ उसी से बचें, ऐसा नहीं होता। जीवन के हर पहलू में अगर आप संयमित जीवन जी रहे हैं तो ही वो ब्रह्मचर्य कहलाता है। ठीक है? यानी कि एक विद्यार्थी का क्या जीवन है? विद्यार्थी का एक जीवन है कि वो अपने समय से उठे, अपना काम करे, पढ़ाई करे। ठीक है? उसका एक एक पूरा एक जीवन है। उस जीवन को अगर वो पूरे ढंग से जी रहा है, इसका मतलब वो अपने जीवन को ब्रह्मचर्य तरीके से पालन कर रहा है। उसी प्रकार से एक गृहस्थ का जो जीवन है, अपने बच्चों को पालना पोसना, कमा के खिलाना लाना ले वो करना, वो उसका, अगर उसको ढंग से पालन कर रहा है तो वो उसका वो ब्रह्मचर्य है। ठीक है? तो ये आपका हमने आयुर्वेद के बारे में पढ़ा है। ठीक है? इतना ही आपके बारे में है। अब इससे ज़्यादा नहीं है। तो ये PDF है, मैं आपको ग्रुप में डाल देता हूँ मैं। ठीक है? इसी में कोई प्रश्न है तो कल हम ले लेंगे, इसे प्रश्न भी ले लेंगे। और एक छोटा टॉपिक रह गया है मूवमेंट का, वो मैं कल आपको करवा दूंगा मैं। ठीक है? क्लियर है सबको? चलिए, धन्यवाद। तो क्लास थोड़ा सा लंबा खिंच गया, तो कल मिलते हैं। ठीक है? शुभ रात्रि। थैंक यू शुभरात्रि। सर। थैंक यू सर, शुभ रात्रि। सर शुभ रात्रि रवि सर, सर। शुभ रात्रि। सर शुभ रात्रि।